साथियों, हमारे YouTube चैनल ज्योतिष महिमा राकेश फलित ज्योतिष पाठ 132 में आप सभी का स्वागत है। सवाल फलित ज्योतिष का चल रहा है। फलित ज्योतिष में ही अब उठाया गया समस्याओं का समाधान की जब आपको जो कुछ चीजें बता दी गई कि उसमें जो है राशियां, ग्रह, नक्षत्र सब चीजें आप जानने के बाद तो फलित को कैसे देखा जाए। तो फलित को देखने की कड़ी में चल रहे थे। फलित कड़ी में ये देखा गया कि समस्याओं का समाधान, कौन कौन सी समस्याएं, कौन कौन से प्रश्न आते हैं, उन प्रश्नों का समाधान कैसे किया जाता है, तो उसी पे विचार चल रहे हैं, उसी पे आगे। तो अभी तक आपने जाना क्या कि विवाह का चैप्टर हमने उठाया है, विवाह जो है बता रहे थे। तो पहले आपने जाना क्या कि विवाह योग क्या होते हैं, विवाह कैसे कैसे, किस योग में विवाह कब कब होता है विवाह। उसके बाद विवाह में बाधा योग भी जाना है आपने। अब विवाह कब होगा, तीसरा प्रश्न यही उठता है कि विवाह हो योग है कि नहीं है। पहला प्रश्न आया कि विवाह योग है कि नहीं है। तो विवाह योग आपने जान लिया, तो फिर दूसरा प्रश्न आता है कि विवाह में बाधा तो नहीं आएगी, किसी तरह की अड़चन तो नहीं आएगी, विवाह योग ही नहीं है। ये चीजें जानी आपने। अब विवाह कब होगा, प्रश्न यही उठता है कि विवाह होगा, विवाह योग भी है, सब अच्छा है, तो विवाह होगा कब, विवाह होगा कब, इसके लिए भी कुछ सिद्धांत है। और इसके लिए भी ये जानिए कि विवाह का भाव कौन सा होता है। विवाह का भाव यही होता है, विवाह का भाव ये होता है, यहीं से विवाह, सप्तम भाव से ही विवाह होता है, सातवां भाव। तो इसके लिए क्या क्या चीज जानेंगे आप। अब इसके लिए भी आप क्या जानते हैं कि विवाह का भाव, कितनी चीजें इसमें समा हो सकती हैं। एक तो विवाह का भाव विवाह का भाव आपको समझना होगा, फिर भावेश समझना होगा। विवाह का भाव समझ लिया आपने, भावेश समझा, फिर भाव पे पड़ने वाली दृष्टियां, भाव पर पड़ने वाली दृष्टियां आप देखेंगे। भाव पर पड़ने वाली दृष्टियां हो गई। गुरु और शुक्र जो है, इतना कि सभी की कुंडली में, ये सभी पत्रिकाओं में, सभी पत्रिकाओं में, चाहे स्त्री की हो या पुरुष की, ये आपने समझा। उसके बाद और क्या चीज देखनी होगी भाई। विवाह का भाव देखा है आपने, भाव कैसा है, भाव में पाप ग्रह तो नहीं है, वो तो नहीं है। विवाह का भाव कैसा है, भावेश यहाँ का स्वामी कैसा है, भाव पर पड़ने वाली दृष्टि, किस ग्रहों की दृष्टि पड़ रही, वो ग्रह भी प्रभावित करेंगे। शुक्र, सभी पत्रिकाओं में शुक्र विवाह का कारक यहाँ का होता है, तो शुक्र जो है सभी विवाहों में। और स्त्री कुंडलियों में गुरु विवाह का कारक होता है, तो गुरु को भी आप देखेंगे। गुरु को भी देखेंगे, तो ये महत्वपूर्ण ये है। उसका लग्न को आप देखेंगे ही देखेंगे, क्योंकि लग्न इसी का विवाह होगा, इसको देखना है। लग्न को देखेंगे ही देखेंगे। लग्नाधिपति कर लीजिए, लग्न के अधिपति की, यहाँ का स्वामी कौन है, लग्नाधिपति को देखेंगे आप। फिर लग्नाधिपति के बाद आप चंद्रमा को भी देखेंगे। चंद्रमा चूंकि राशि का स्वामी होता है, चंद्रमा मन का कारक होता है, इसलिए चंद्रमा को भी देखा जाएगा। इतने चीजों को देखने से हम ये जानेंगे विवाह। अब इतने चीजों से विवाह पे ये चीज प्रभावित करती हैं। अब यही चीजें प्रभावित करेंगी। इसमें फिर अब आप देखेंगे कि विवाह होने के समय क्या कहते हैं कि महादशा, पहले आप जान चुके हैं महादशा ये कब होगा। महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा। तो विवाह कब होगा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा। अब इसी में जो है किसकी दशाएं, इन्हीं सब की दशाएं जो चलेंगी, तो उसी दशाओं से ही विवाह का निर्णय होगा। तो कैसे होगा, अब हम इसको जो है आप नोट कर लिए हों,
या पीछे स्किप करके नोट कर लेंगे आप, तो इसको आप समझ लें कि इतनी चीजों को देखने से विवाह के बारे में हमको ये जानकारी प्राप्त होती है। अब इसी में विवाह कैसे होगा, कैसे किसकी अंतर्दशा में है, तो इसको हम हटा रहे हैं, अब आपको आगे बताते हैं। तो एक कुछ सिद्धांत, इसमें भी सिद्धांत होते हैं, उसी सिद्धांतों पर चलिए। जैसे पहला सिद्धांत मान लीजिए आप है, तो सप्तमेश या सप्तम भाव, सप्तम भाव को विशेष बता रहे हैं, तो सप्तमेश या सप्तम भाव, सप्तमेश या सप्तम भाव में बैठा ग्रह, तो क्या कह रहा है, सप्तमेश या सप्तम भाव में बैठा ग्रह या सप्तम भाव को जो ग्रह देख रहे हो, वही जो बात कहा था हमने, या सप्तम भाव को जो ग्रह देख रहे हैं उनकी महादशा, महादशा, अंतर्दशा, दशा या प्रत्यंतर दशा में विवाह होगा। ये तो सिद्धांत आपने समझा। अब इसको पत्रिका में समझे हम कैसे। अब एक पत्रिका हमने बनाई है, तो पत्रिका मेष लग्न की पत्रिका बनाई है, एक लिखा है इसलिए मेष लग्न है, यहां 2 लिखा होगा 20 होगा, तो यहां पे तुला लग्न है, 7वां भाव कौन है, तुला है, तो तुला है यहां पे, तो तुला लग्न का स्वामी कौन होता है, शुक्र होता है, तो यहां तुला लग्न का स्वामी शुक्र ही होगा, तो शुक्र को भी देखना पड़ता है। तो अब यहां किस किस चीज को देखा जाएगा, सप्तमेश या सप्तम भाव में बैठा ग्रह, तो सप्तमेश क्या है, सप्तमेश शुक्र है, तो सप्तमेश क्या हुआ, सप्तमेश जो है क्या हुआ, सप्तमेश क्या है, शुक्र ग्रह है। ये हमको यहां से पता लग गया कि यहां का स्वामी कौन है, यहां का स्वामी शुक्र है, सप्तमेश शुक्र है। दूसरी बात क्या कह रहा है, सप्तम भाव में बैठा ग्रह। अब मान लीजिए यहां पे कौन बैठा है, यहां पे मान लीजिए सूर्य बैठा है, कोई भी ग्रह बैठ सकता है, कोई भी हो सकता है, सूर्य हो सकता है, चंद्रमा हो सकता है, मंगल हो सकता है, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, कोई भी ग्रह हो सकता है। तो जो ग्रह बैठेगा, तो आपने ये माना कि यहां पे क्या बैठा है, सूर्य बैठा है। अब यहां सूर्य बैठा है, तो अब सूर्य की दूसरा ग्रह कौन सा, इसका कारक कौन हो गया, सूर्य हो गया यहां का कारक, भाई सूर्य भी प्रभाव डालेगा क्योंकि सूर्य यहां बैठा है। फिर तीसरा का भाव में बैठा ग्रह या सप्तम भाव को जो ग्रह देख रहा हो, तो देखेगा कौन कौन सा ग्रह, तो देखेंगे सभी ग्रह, सारे ग्रह अगर यहां बैठे, कोई भी ग्रह यहां बैठा होगा तो 7वीं दृष्टि से देखेगा, चाहे वो सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र कोई भी हो, सब 7वीं दृष्टि से सभी इसको देखेंगे। उसके बाद मान लीजिए 3 ग्रह ऐसे होते हैं जिनके 3-3 वो होते हैं। गुरु जो है, गुरु की दृष्टि 5, 7, 9 है, सूर्य की एक ही दृष्टि है, 7वीं दृष्टि से सूर्य यहां से बैठ के देख लेगा, चंद्रमा यहीं से बैठ के तभी देख पाएगा। मंगल जो है, मंगल की 3 दृष्टि होती है, 4, 7 और 8, तो मंगल जो है कहां कहां बैठेगा, मंगल यहां पे 7वीं दृष्टि से, तो एक तो मंगल यहां बैठेगा ही बैठेगा दृष्टि देने के लिए, तो मंगल की दृष्टि यहां पड़ेगी। दूसरा कहां से बैठेगा मंगल दूसरी दृष्टि 4, तो 4 यहां बैठ जाएगा मंगल, तो भी इसकी दृष्टि कहां हो जाएगी, यहां हो जाएगी, 1, 2, 3 और 4 मंगल की दृष्टि हो जाएगी। उसके बाद 4, 7 हो गया और 8, 8वीं दृष्टि, 8वीं दृष्टि यदि मंगल यहां बैठ जाए, अब आप यहां से देखिए, मंगल यहां से बैठ जाए तो 8वीं दृष्टि से देख लेगा, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, तो मंगल तीनों दृष्टि से देख लेगा, तो जो भी ग्रह। इसी तरह बुध जो है, बुध यहीं बैठेगा तभी देख पाएगा। बृहस्पति जो है कहां कहां बैठेगा, बृहस्पति भी देखिए आप, गुरु जो है
गुरु की भी 3 दृष्टि है, तो गुरु यहां बैठेगा तो इसकी दृष्टि यहां आएगी 7वीं दृष्टि से, और इसकी 5वीं दृष्टि से, तो 5वीं दृष्टि से गुरु यहां बैठ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5वीं दृष्टि से देख लेगा, और फिर 9वीं दृष्टि से गुरु यहां बैठ जाए तो 10 हो जाएगा, गुरु यहां बैठेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, गुरु यहां बैठ जाएगा तो भी क्या होगा, तो गुरु की दृष्टि यहां पड़ जाएगी। उसके बाद तीसरा ग्रह का गुरु के बाद बृहस्पति शुक्र, शुक्र केवल एक ही दृष्टि होती है, शुक्र यहीं से बैठ के देख पाएगा। और शनि की भी 3 दृष्टियां, हम 3 दृष्टि वालों को जो है हम क्लियर कर दे रहे हैं, इस पे लिख दे रहे हैं। अब शनि कहाँ कहाँ का, शनि की जो है एक दृष्टि, तो शनि यहां बैठेगा तो इसकी दृष्टि पड़ेगी। उसके बाद दूसरी कहां से पड़ेगी, 3, तो 1 2 3, तो शनि यहां बैठ जाए तो शनि की दृष्टि यहां होगी। और उसके बाद 10वां, तो 10वां जो है, 10वां ये यहां होगा, 10वां यहां होगा, 7 8 9 10, तो शनि यहां बैठ जाए तो 10वीं दृष्टि से। अब ये दृष्टियों का भी संबंध आपने समझा कि ये युगरा देखेंगे, तो अब सप्तमेश शुक्र सूर्य, अब कोई एक कुंडली ले लेते हैं, अब एक कुंडली लेते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो ये आपने दृष्टियों को समझा, अब इसी को आप इस तरह से लीजिए, अब विवाह कब होगा इसको थोड़ा सा धैर्य से समझने की आवश्यकता है। मान लीजिए कुंडली हम बना दे रहे हैं, इसको आप मिटा दीजिए, कोई एक कुंडली हम ले लेते हैं, अब एक कुंडली है, मान लीजिए लेते हैं, कोई कुंडली ले लेते हैं कि 19/10/1961, 19/10/1961। अब 19/10/1961 की कुंडली लिए, समय 8 AM और जौनपुर, इसकी कुंडली आप सॉफ्टवेयर में डालेंगे तो ये तुला लग्न की कुंडली आएगी, तो तुला लग्न यहां पे 7 हो जाएगा, 8 9, अब आप जानते ही हैं, उसी के आगे लिखते जाएंगे कि यहाँ तुला लग्न हुआ तो यहाँ वृश्चिक होगा, यहाँ धनु होगा, यहाँ मकर होगा, यहाँ कुंभ होगा, यहाँ मीन होगा, यहाँ मेष होगा, यहाँ वृष होगा, यहाँ पे मिथुन, यहाँ कर्क, यहाँ सिंह, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कन्या लग्न। अब ग्रहों को भी आप यहां कर ले, मान लीजिए ग्रह यहां पे है सूर्य मंगल बुध, यहां बैठा है, चंद्रमा, इसी कुंडली की बात कर रहा हूं, चंद्रमा गुरु शनि राहु केतु शुक्र, यहां एक पत्रिका में आपको समझा रहे हैं, शुक्र यहां बैठा है। अब सारे ग्रह लगभग हो गए, सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, मंगल हो गया, बुध हो गया, बृहस्पति हो गया, शुक्र हो गया, शनि हो गया, राहु हो गया, केतु हो गया, अब सारे ग्रह। अब इसको समझिए, अब तो वहां पे हम समझाने के लिए समझा रहे थे, अभी इस पत्रिका को आप समझें। इस पत्रिका में क्या कह रहा है कि सूर्य मंगल गुरु, अब इसका विवाह कहां कहां से, विवाह के कारक कौन कौन से होंगे, एक तो यहां मेष लग्न हुआ, तो मेष लग्न सप्तमेश, तो सप्तमेश क्या हुआ, इसका सप्तमेश हुआ मंगल, एक चीज कौन इसका विवाह का कारक बनेगा, मंगल बनेगा। दूसरा सप्तम भाव में बैठा ग्रह, तो सप्तम भाव में बैठा ग्रह कोई नहीं है, तो वो तो सप्तम भाव में बैठा ग्रह है ही नहीं। यहां सप्तम भाव को जो ग्रह देख रहे हो, तो सप्तम भाव को कौन कौन देख रहे हैं, सूर्य मंगल बुध, आप देखिए यहां सप्तम भाव को देखने वाले ग्रह, सप्तम
भाव को देखने वाले ग्रह, अब सप्तम भाव को देखने वाले ग्रह क्या है? सूर्य है, मंगल है, बुध है, सूर्य मंगल बुध। अब गुरु की दृष्टि क्या पड़ रही है? 1 2 3 4, क्योंकि पांचवी दृष्टि देखे गुरु की नहीं पड़ रही। शनि 1 2 3 शनि की नहीं पड़ रही। शुक्र की दृष्टि नहीं पड़ रही। तो यानी इस कुंडली में कौन कौन कारक हुए? विवाह होने के कारक मंगल, सूर्य और बुध, ये तीनों ये हुए। और अब ये आप समझ लीजिए कि ये तो हुए ही, फिर आगे कह रहा है कि यहां का कारक कौन है। सप्तम भाव को कारक जो है देखेंगे तो शुक्र को हमने आपको पहले बताया था, शुक्र को तो हम देखेंगे ही देखेंगे, शुक्र को देखेंगे ही देखेंगे। एक तो लग्नेश है, इसलिए भी शुक्र को देखना जरूरी हो गया विवाह के लिए, क्योंकि पुरुष कुंडली है तो शुक्र को देखेंगे आप हर हालत में। चंद्रमा मन का कारक है, चंद्रमा को भी देखेंगे, चंद्रमा की स्थिति क्या है, ये इतना। अब महादशा किसकी, यानी विवाह कब होना चाहिए? मंगल की महादशा चल रही हो, सूर्य की महादशा चल रही हो, बुध की महादशा चल रही हो या शुक्र की, तो महादशा जब भी चलेगी, तो महादशा जब चलेगी तो महादशा में ही विवाह होगा। तो महादशा होगा, अब महादशा में कब होगा कि महादशा मान लीजिए आप महादशा किसकी चल रही हो, अब इसका विवाह कब कब हो सकता है? महादशा इसमें सूर्य मंगल बुध या शुक्र, इन चारों में से किसी की महादशा हो। अब मान लीजिए इसमें मंगल की महादशा हो, बुध की अंतरदशा हो और शुक्र की प्रत्यंतर दशा हो, तो विवाह कारण बन जाएगा। सूर्य की महादशा हो, शुक्र की अंतरदशा हो, मंगल की प्रत्यंतर दशा हो, तो विवाह हो जाएगा। तो विवाह होने के लिए दशाएं जो है, यही दशाएं कारक होंगी, दशाएं। अब कौन सी दशा अच्छी होगी, अब उसमें यह भी देखा जाएगा कि लग्न का इनकी दशाएं जो है विवाह कराएंगी, तो यही दशा जो होगी, जो दशा में इसका विवाह होगा। उसमें ये देखें कौन सा ग्रह मजबूत है, अब आप ये भी देख लेंगे कि कौन सा ग्रह मजबूत है। अब यहां पे आप देखा कि सूर्य जो है यहां नीच का हो गया है, तो सूर्य नीच का हो गया है तो विवाह में कुछ न कुछ अड़चन डालेगा। मंगल जो है, मंगल यहाँ पे जो है क्या है, मंगल नीच का नहीं है, वो नहीं है। मंगल कहाँ आया? मंगल तुला राशि, शनि की राशि में है, थोड़ा खरमंडल कराएगा, लेकिन मंगल की दृष्टि चूंकि अपने विवाह अपने स्थान पर पड़ रही है, विवाह स्थान पर ही मंगल की अपनी दृष्टि पड़ रही, तो ये विवाह का बहुत ज्यादा कारक होगा कि मंगल की महादशा हो या मंगल की अंतरदशा हो या प्रत्यंतर दशा जब भी आएगी तो उसमें विवाह की प्रबल संभावना है। इस प्रकार ये देखिए, तो ये दशाओं में ही, तो ऐसी ही दशा चल रही थी, तो उस दशा में ही विवाह का कारक बना। तो ये आपने एक समझा। आप जहां तक हमको समझ में आता है कि आप समझ चुके होंगे इसको, कि विवाह जो है इस दशाओं में, किसमें? सप्तमेश या सप्तम भाव में बैठा ग्रह, यहां जो ग्रह बैठा हो उसकी दशा, यदि मान लीजिए यहां कोई ग्रह बैठे नहीं तो बैठा हो, या सप्तम भाव को जो ग्रह देख रहे हो उनकी दशा चल रही हो, या उनकी महादशा अंतरदशा प्रत्यंतरदशा कोई चल रही, तो उसमें विवाह के। अब महादशा लंबी होगी तो लंबे समय तक विवाह के योग बने रहेंगे, अंतरदशा उससे छोटी होगी, महीनों में होगी, तो इससे उतने दिनों में ही विवाह के योग बनेंगे। प्रत्यंतर दशा बहुत छोटी होगी, उतने छोटे दिनों में विवाह के योग बनेंगे। ये आप जो है वहां समझेंगे, जब कभी किसी कुंडली को लेंगे, विवाह का अलग से बताएंगे तो उसको होगा भी, सिद्धांतों को समझिए। एक योग आपने समझा इसको। अब इसी प्रकार क्योंकि चैप्टर बड़ा है तो हम दो दो योग ले रहे हैं, कई 2-3 चैप्टरों में इसको विवाह पढ़ाएंगे। दूसरा योग आप और देखें, एक और कि एक तरीका तो ये हो गया विवाह का, सप्तमेश के साथ संबंध रखने वाले ग्रह, सप्तमेश के सब याद रखिए, साथ संबंध रखने वाले ग्रह। कौन? सप्तमेश के साथ संबंध। अब सप्तमेश के साथ संबंध, अब इसी पत्रिका पे आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे। समझ, ग्रह की महादशा
महादशा, शुक्र की महादशा, सबसे साथ समय शुक्र की महादशा, और स्त्री कुंडली में जो पहले बताए थे स्त्री कुंडली में गुरु की महादशा की, स्त्री कुंडली में गुरु की महादशा, या शुक्र और नई चीज ये आ रही चंद्रमा से सप्तमेश की महादशा। अब इसको क्यों, बाकी चीजें तो वही हैं कि सप्तमेश के साथ संबंध रखने वाले, सप्तमेश का संबंध कौन हो, जो सप्तमेश में बैठा हो, जो सप्तमेश को देख रहा हो, या सप्तमेश से जो स्थान परिवर्तन कर रहा हो। सप्तम भाव का स्वामी मान लीजिए यहां चला गया होता, गुरु में चला गया होता, गुरु यहां आके बैठ गया होता, या सप्तम भाव का स्वामी जो है शनि के भाव में आ जाता और शनि यहां आके बैठ जाता, तो वो जो है संबंध रखने वाले ग्रहों की जगह, उसके बाद उसकी महादशा, अंतरदशा, पत्यंतरदशा कोई भी चलेगी तो वो होगा, उसकी दशा में विवाह होगा। अब यहां कह रहा है, लेकिन ये चीजें तो आगे। अब शुक्र की महादशा स्त्री कुंडली में गुरु की महादशा, ये भी पहले योग में आया था, पहले उसी तरह से विवाह होगा। अगली बात चलती, इसमें नई चीज क्या आई है, अब आप नई चीज समझ लो। इसमें एक चीज कह रहा है कि महादशा शुक्र और चंद्रमा से सप्तमेश की महादशा, ये समझने की बात है। शुक्र और चंद्रमा से सप्तमेश, तो शुक्र से, अब चंद्रमा से सप्तमेश कौन होगा, ये समझिए कि मतलब ये भी एक दशाएं जो है वो विवाह का कारक बनेगी, विवाह कराएंगी। तो अब चंद्रमा से सप्तमेश क्या हुआ, चंद्रमा से सातवां भाव सप्तमेश हुआ चंद्रमा का, राशि का। तो यहां से 1 2 3 4 5 6 7, यानी यहां जो भी होगा, तो जो भी यहां पे राशिपति हो, जो राशि का स्वामी हो, जैसे यहां पे तो चंद्रमा का स्वामी चंद्रमा ही हो जा रहा है, इसमें एक चंद्रमा भी कारक बन जाएगा, चंद्रमा भी जो है कि महादशा अंतरदशा विवाह का कारक बनेगी, क्योंकि चंद्रमा यहां का स्वामी है। इसी प्रकार शुक्र से सप्तमेश, तो शुक्र से सप्तमेश, शुक्र यहां बैठा है, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहां का भी जो है, तो यहां का स्वामी कौन हुआ, यहां का स्वामी गुरु हो गया। मीन राशि है, मीन राशि का स्वामी गुरु। तो अब यानी चंद्रमा और गुरु की महादशा भी, यानी इसमें इस कुंडली में अगर ये देखें चंद्रमा और गुरु की महादशा, वहां हमने जो उतने बताया था कि उतने ही कारक हो रहे थे, लेकिन इस कुंडली में चंद्रमा और गुरु भी जो है आगे इसीलिए बढ़ाए कि वहां पे आपको क्या कर लग रहे थे कि सूर्य, मंगल और बुध ये कारक थे विवाह करने के लिए। लेकिन यहां से ये पता लगा चंद्रमा और गुरु भी ऐसी कुंडली ली है कि इसमें ज्यादातर ग्रह जो है विवाह के कारक है, तो किसी भी उसमें विवाह जो है वो हो सकता है। लेकिन अब यही है कि महादशाएं, इसको क्यों हम समझाना चाह रहे हैं, इसमें कारक कौन कौन हो जा रहा है, सूर्य, मंगल, बुध, चंद्रमा, गुरु हो गए, और शुक्र अपने आप में कारक होता है, शुक्र हो ही जाएगा। तो अब 1 2 3 4 5 6 ग्रह कारक हो गए, शनि केवल बचा। तो शनि बचा, शनि कारक नहीं है विवाह का, शनि को छोड़ के सभी ग्रह इस कुंडली में। तो अब महादशा है, तो बहुत ज्यादा अब यह है कि तो महादशा सबकी दशाएं तो शुरू से चलेंगी ही जन्म से, तो हर समय विवाह नहीं होगा। विवाह कब होगा, अब उसमें अंतरदशाओं को देखा जाएगा कि जब अंतरदशा मंगल की अंतरदशा, क्योंकि सप्तमेश सप्तम भाव विवाह का मूल कारक मंगल है, यहाँ का इस घर का स्वामी, भाव का, जिस भाव का जो स्वामी होता है हमेशा उस घर के लिए वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। अब जब मंगल में मंगल की अंतरदशा आ जाए, मंगल की पत्यंतर आ जाए, सूर्य में जो है मंगल की अंतरदशा पत्यंतर दशा आ जाए, बुध में मंगल की पत्यंतर दशा अंतरदशा आ जाए, चंद्रमा में मंगल की पत्यंतर गुरु में आएगी, या शुक्र में जब भी मंगल का इसमें प्रभाव पड़ेगा, मंगल अच्छी स्थिति में होगा, शुभ ग्रहों के प्रभाव में होगा, तो विवाह का कारक बनेगा और वही विवाह का होगा। तो आपने ये 2 योगों को समझा कि कैसे विवाह कब होगा। तो ये महादशा और अंतरदशाओं को आप देखना, समझेंगे तो महादशा और अंतरदशा में ये। तो आज जो है हम ये 2 आपको लिए कि 2 योगों को बताए विवाह में, कि 2 योग विवाह का,
विवाह देखने के लिए जानिए कोई भी चीज किसी भी तरीके विवाह ही नहीं, कोई भी परिणाम जब देखने की बात आएगी तो परिणाम जो है कब की बात, जहां भी कब लग जाएगा, कब होगा, तो कब का मतलब क्या होगा, कब का मतलब यही होगा कि महादशा, अंतरदशा और पत्यंतर दशा, हर एक ग्रह जो है अपना फल कब देते हैं, वो महादशा, अंतरदशा और पत्यंतर दशा में फल देते हैं। अब आपने ये जाना कि विवाह, पहले आप विवाह का योग देख लेंगे कि विवाह योग है कि नहीं है, और है तो बाधा तो किसी तरह की नहीं आ रही, विघ्न बाधा तो नहीं है, तो विवाह योग है ही नहीं, बाधा भी है, तो विवाह में बहुत दिक्कतें आएंगी। उसके बाद वो कब होगा वो देखेंगे। उसके बाद फिर एक चीज और भी आपको समझने की जरूरत है कि मान लीजिए विवाह का योग जन्म के समय ही आ गया, बच्चा जन्म लिया उसी समय विवाह का योग है, तो क्या विवाह हो जाएगा, या बच्चा की विवाह की उम्र ही नहीं है। तो ज्योतिष में एक चीज ये भी ध्यान रखना है कि समय क्या है, समय, परिस्थिति और स्थान, परिस्थिति समय का भी, इसका भी ज्ञान रखना है कि समय कौन सा है, विवाह का समय उसका आ गया, विवाह योग्य वो हो गया है कि नहीं हो गया, परिस्थितियां क्या है, विवाह के समय की परिस्थितियां हैं कि नहीं है। विवाह के समय की परिस्थितियां होंगी, जैसे देश काल स्थान की बात यहां होती है, देश काल और स्थान, आप ये तीन चीज हमेशा ज्योतिष में याद रखें आप, देश काल और स्थान, इसका बहुत महत्व है देश काल स्थान का। देश का महत्व यह है कि जैसे एक उदाहरण हम छोटा सा दे रहे हैं, अब आ गया चैप्टर तो आपको नहीं होगा देश काल स्थान क्या होता है। देश का मतलब होता है कि रहने वाला कहाँ का है। अब कोई व्यक्ति के लग्न में ये कहा जाता है कि गुरु है, चंद्रमा है, ये सब है, तो व्यक्ति का रंग साफ होगा, गोरा होगा। लेकिन मान लीजिए वही देश अफ्रीका का रखने वाला है, नाइजीरियन है कोई, तो वहां आप क्या कहेंगे, गोरा कह देंगे। तब तो आपको देखना है, तो आप ये देखेंगे कि वो रहने वाला गर्म प्रदेश का रहने वाला है, ठंडे प्रदेश का रहने वाला है, कहाँ है, तो उसके अनुरूप ये जरूर होगा कि उस देश का रहने वाला अगर चंद्रमा और गुरु से प्रभावित होगा लग्न उसका, तो निश्चित तौर पे जो अन्य व्यक्ति है, अन्य व्यक्ति से उसका रंग साफ होगा। काल की बात होती है, काल होता है, काल समय की बात है। समय क्या है, बच्चा जन्म के समय विद्या का योग है, तो विद्या का योग जन्म के समय, विद्या उसको विद्या नहीं आ जाएगी, बुद्धिमान तो होगा लेकिन विद्या नहीं आ जाएगी। कब आएगी, जब वो पढ़ने जाने लगेगा तब उसका विद्या का प्रभाव दिखाई देगा। तो काल, ये तो यही काल जो होता है, इसीलिए मृत्यु का काल भी जो है मृत्यु का काल होता है, पढ़ाई का काल होगा, शादी विवाह का काल होगा, समय होगा, तो जिस समय में होगा उस समय में होगा। स्थान कहाँ होगा, स्थान कहाँ है, तो स्थान कहाँ होगा ये भी जानना होता है कि स्थान जो है जगह कहाँ है, वो जगह कहाँ है, पूरब में है, पश्चिम में है, उत्तर में, दक्षिण में है, जो विदेश में है, हिंदुस्तान में है। अब पता लगा कोई जो है वहां किसी चीज की खेती करना चाह रहा है, उस जगह पे उस चीज होती ही नहीं, तो स्थान का महत्व वहां आ जाएगा। अब उसको कहीं पत्रिका देख के कह दे यहाँ पे ये चीज बहुत अच्छा हो जाएगा, कहीं स्कूल ही नहीं है, स्थान ऐसा है कि जहाँ स्कूल ही नहीं है, वज्र जंगल है, तो जंगल में कहीं अगर पढ़ाई कर लेगा तो वहां पढ़ाई कैसे कर लेगा, तो स्थान का महत्व आएगा, तो इस स्थान को। अब इसी में जो है आपको जो है आगे के और भी सिद्धांत होंगे, उस सिद्धांतों को अगले वीडियो में लेंगे हम। अगला वीडियो जब आएगा, आज के लिए इतना ही। सभी को नमस्ते, प्रणाम।